बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। ये लास्ट टॉपिक है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताओ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम क्या कैश बुक बनाना सीख गए हैं। यस सर, कैश बुक बनाना तो बहुत अच्छे से सीख गए हैं। क्या पीएल बनाना सीख गए हैं? बिल्कुल पीएल बनाना सीख गए हैं। बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल बढ़िया। पार्टनरशिप का बैलेंस शीट, पीएल, कंपनी का जो कैपिटल की एंट्री होती है वो सारी चीज़, मतलब बहुत बढ़िया। तो एनपीओ में मैं एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊँगा, पूरा अकाउंट्स तो इतना सा ही है कि पैसे आए कि पैसे गए, ये मेरा इनकम है कि ये खर्चा है। तो क्या होगा, अभी इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मैं एनपीओ का लीगल कॉन्सेप्ट ला दूंगा तो हो गया एनपीओ का अकाउंट। क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे अभी कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ा था नॉर्मल, कैपिटल अकाउंट नॉर्मल कैसा पढ़ा था, इस तरीके से कि मैं सीधा लिखता था यहाँ पे कैपिटल से, मान लेते ये है कैपिटल, ठीक है। अभी इसी को ब्रेकअप कर दिया क्या, अगर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो कैपिटल में प्लस माइनस ड्राइंग एंड प्लस अगर कोई एडिशन है तो, ठीक है, तो वो हो गया। पार्टनरशिप फर्म हो गया तो यही कैपिटल अलग अलग बनाने लगे, अलग अलग बनाने लगे, मतलब एक्स का कैपिटल अलग, वाई का कैपिटल अलग, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड अलग कर दिया, फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग अलग कर दिए, सारा का सारा एडजस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग में करे, उसके बाद सबको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का अलग अलग लिख दिए, बोला ठीक है। कंपनी के केस में इसी को शेयर कैपिटल बना दिए, बोला ठीक है। अब बोला यही जो बैलेंस शीट है ना, इसी को एक सर्टेन फॉर्मेट में डाल देंगे तो वो एनपीओ का बैलेंस शीट हो गया। बोला अच्छा ऐसा क्या, तो एनपीओ में कुछ अलग एक्टिविटी होती है क्या, बोला हाँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई हम बिजनेस करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे, प्रॉफिट के लिए करेंगे, ठीक है। आप क्यों बिजनेस करोगे, प्रॉफिट के लिए, लेकिन आपके अंदर जागी देश सेवा। आपने क्या बोला, मैं बनूंगा देशभक्त। देशभक्ति सिर्फ आर्मी वाले पीपल ही थोड़े ना करते हैं। आर्मी या जो रॉ में होते हैं या जो स्पाई होते हैं वही थोड़े करते हैं। अगर आपने अपने सोसाइटी को क्लीन रखा, अपने सड़क को क्लीन रखा, कहीं पे आपने कूड़ा नहीं फेंका, वो भी तो देशभक्ति है। कोई आपके यहाँ पे टूरिस्ट आए, उस टूरिस्ट को आपने अच्छा फील करवाया, उसने कुछ पूछा आपसे, आपने अच्छे से बताया, वो भी तो देशभक्ति है। आपने आजकल करते हैं ना दिल्ली में वो मतलब जो नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आते हैं उनके लिए आप लोगों ने अलग नॉमेनक्लेचर रखा हुआ है। ये भी तो एक तरीके का, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके का देशद्रोह है। मैं तो बोलूँगा देशद्रोह है। क्यों, आप देश विभाजनकारी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हो। सपोज करो आपने, मान लो मैं बिहार से हूँ, मुझे आपने बिहारी बोला, इट्स ओके ओके, बट अगर सबको बोलोगे तो क्या लगेगा, यार सब ऐसे ऐसे बोलते हैं, मैं अलग ही क्यों ना हो जाऊं इंडिया से, जब इंडिया वाले मुझे मानते ही नहीं। तो अगर आपने इस एक्टिविटी को कम अगर परस्यू किया, और बिहारी होना कोई खराब बात नहीं, आप मुझे बिहारी बोलो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट इसको एज ए गाली यूज नहीं करो, करेक्ट है। मैं डेलाइट बोलता हूँ, मुंबईकर बोलता हूँ, ठीक है, गुजराती बोलता हूँ, गुजराती इज नॉट ये, Bihari is not any bad thing, but if you use it for some other purpose, then it is wrong ना। सिंधी है, सिंधी बोलते हैं, ठीक है। तो खैर एनीवे, मैं ये बोल रहा हूँ कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे या फिर स्पाई मूवीज में ही नहीं होती, सब लोग करते हैं। तो अब मान लेते हैं देशभक्त तो वो भी हैं जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़वाते हैं, बोला हाँ सर वो भी हैं। देशभक्त वो भी हैं जो पर्यावरण को बचाते हैं, हाँ सर वो भी हैं। सर क्या देशभक्त वो हो सकते हैं जो स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, जिसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं है। जैसे आपके पटना में महावीर कैंसर संस्थान है, महावीर कैंसर संस्थान के किससे चलती है, डोनेशन से। आप जो डोनेट करते हो उससे चलती है महावीर कैंसर संस्थान, बहुत सस्ते में आपका कैंसर का इलाज हो जाता है। क्या वो देशभक्ति नहीं है, वो भी है। तो आपके अंदर जागी देशभक्ति। तो आपने बोला कि ठीक है मैं कंपनी नहीं खोलूंगा, मैं खोलूंगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। क्या बोला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
ये कहाँ खोलती है? सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बहुत ये लॉ में पढ़ोगे, क्या लॉ है इसका वो सब जाने दो। बोला अकाउंट्स तो इसके भी बनते होंगे ना? बोला हाँ। बोला इसमें क्या होती है बिजनेस? बोला बिजनेस कैसे होती है? मान लीजिए आपकी एनपीओ है, आप देखते होंगे ना, आप कभी मॉल वॉल पे जाते होंगे, वहाँ पे आता होगा सर इस बच्चे का ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, आप इतना डोनेट कर दीजिए, कुछ डोनेशन दे दीजिए, ठीक है। तो क्या है वो डोनेशन लेके क्या करते हैं? उस बच्चे के इलाज में खर्च करते हैं, अपने लिए नहीं रखते। तो मीन्स इसके जो इनकम होंगे वो सारे किस लिए होंगे? वो होंगे इन फॉर्म ऑफ डोनेशन। और खर्चे क्या हैं? उसी के एक्टिविटी के लिए खर्चा होगा। थोड़े बड़े लेवल पे सोचिए, आपको एक कॉलेज बनाना है, आपको डोनेशन चाहिए, आपको मान लीजिए गवर्नमेंट ने डोनेशन बोला, गवर्नमेंट ने कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये लो डोनेशन, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया कि इस चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कीजिए। तो आपने लिया उस कॉलेज के लिए फंड, कॉलेज बनाया और कॉलेज चलाया, उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। अगर आपको कुछ सरप्लस बचता है पैसा, यहाँ जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को यहाँ सरप्लस बोलते हैं और लॉस को यहाँ डेफिसिट बोलते हैं। देखो नोमेनक्लेचर का अंतर है, बाकी है तो कॉन्सेप्ट सेम ही ना। प्रॉफिट की जगह सरप्लस, लॉस की जगह डेफिसिट। तो अगर सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो फिर अगले साल इसको यूज कर लेंगे। डेफिसिट हुआ है तो अगले साल फिर देखेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे इसको, ठीक है। क्यों बनाते हैं एनपीओ? क्योंकि ये एक तो देश सेवा के लिए, कोई कमा नहीं रहा है तो इस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर टैक्स नहीं लगता, बीसीसीआई, क्या है? एक तरीके का एनपीओ है, इस पर टैक्स नहीं लगता। क्या समझ में आ रहा है? तब बोलोगे बड़े बड़े लोग सर ट्रस्ट बना के बोलते ना, ट्रस्ट बना लो और उसके बाद पैसे बचेंगे, दिस इज द ट्रस्ट। बट ट्रस्ट देखो, इसका मिसयूज करो वो अलग चीज है, लेकिन इसका जो पर्पस था वो बहुत ही प्योर था, सोलफुल पर्पस था। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो एनपीओ है, अगर मैंने कॉलेज के लिए पैसा लिया और मैंने इसे दूसरे पर्पस में यूज कर दिया, क्या ये कर सकते हैं? लीगली नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे अकाउंट्स में यह भी ध्यान रखना है कि अगर जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है उसी पर्पस के लिए यूज हो। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा बोलो, सपोज कीजिए मैंने हॉस्पिटल के लिए कुछ डोनेशन लिया। मान लेते हैं मैं एक बड़ा ट्रस्ट बना रहा हूँ, जिसमें मेरे हॉस्पिटल भी हैं, कॉलेज भी हैं, और मैं नॉर्मल पब्लिक की भी सेवा करता हूँ, गांव-गांव जाके कंबल भी बांटता हूँ। तो सोच के देखिए, है तो ये एक तरीके का एक्टिविटी, तो अकाउंट्स तो बनेंगे। मैंने क्या बोला कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज नहीं होगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट वर्ड यूज होगा। अब बताइए, क्या मैं हॉस्पिटल के लिए जो पैसा आया उसको कॉलेज के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, एज पर लो। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो हॉस्पिटल के लिए आया वो हॉस्पिटल में यूज होगा, जो कॉलेज के लिए आया वो कॉलेज में होगा, जो रेवेन्यू आया वो रेवेन्यू। अब एक चीज बताओ, मुझे क्या होता है ना, जैसे आप डोनेशन देते हो तो किसी सर्टेन पर्पस के लिए, आप जैसे पूजा करते हो, कहीं पे पूजा का डोनेशन देते हो, तो आप बोलते हो कि वहां पर होता है ये मंदिर बनाने का डोनेशन, तो वो अलग, ठीक है। जनरल डोनेशन वो अलग। जनरल डोनेशन को आप यूज कर सकते हो मंदिर बनाने में भी, और यूज कर सकते हो नॉर्मल पुजारी को पेमेंट करने में, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें भी। लेकिन जो मंदिर बनाने का डोनेशन है वो सिर्फ मंदिर बनाने में जाएगा, उसको आप पूजा में यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि अच्छा ठीक है, ओके, एक पर्पस के लिए होगा तो उसी पर्पस के लिए अगर डोनेशन दिया गया तो उसी पर्पस के लिए यूज होगा, और जनरल दिया गया है तो नॉर्मल यूज होगा। बोला ठीक है, ओके। बोला अच्छा ठीक है, अब किस तरीके का ये होता है, क्यों बनाते हैं? तो देखो क्यों बनाते हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए बनाते हैं, यस। एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं, यस। हेल्थ पर्पस के लिए, यस। सोशल सर्विस के लिए, यस। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, यस। क्लब, यस। अगर मान लेते हैं कि किसी एक सोसाइटी ने, एक सोसाइटी एट लार्ज ने, जैसे अभी आपने सुना होगा दिल्ली क्लब,
को विड्रॉल ऑर्डर आ गया। बट दिल्ली क्लब है क्या, एक तरीके का एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली क्लब में आप जाएंगे, एंट्री मुश्किल है, लेकिन वहां पे चीजें महंगी नहीं है। किसी भी क्लब में एंट्री मुश्किल होती है, लेकिन वहां पे चीजें महंगी नहीं होती। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके यहाँ जिम खाना क्लब, बहुत सारे क्लब्स होंगे, वहां क्या होता है ना कि वो क्लब्स किस लिए हैं, वो एक सर्टेन सोसाइटी को सर्व करने के लिए, वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, इट्स ओके। बट एक सर्टेन, जब तक आपकी मेंबरशिप नहीं होगी आपको वहां एंट्री नहीं देगा। या तो आपकी मेंबरशिप हो, या आप अगर ग्रुप में जा रहे हो तो किसी एक की मेंबरशिप हो। क्या मतलब हुआ, वो कुछ मेंबर के वेलफेयर के लिए वो सोसाइटी है, वहां चीजें महंगी नहीं होगी। जो आप वहां भले आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिले, लेकिन 5 स्टार का कॉस्ट नहीं आएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप मेंबर हो उसके। ओके। और इससे क्या होता है कि हम उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जब काम करते हैं तो उस सोसाइटी का क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको अच्छा लगता है, उसका उत्थान होता है। ठीक है। तो जैसे ये दिल्ली क्लब जो है, जिम खाना क्लब क्या है, दिल्ली जिम खाना क्लब, ये अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, 100 साल हो गए, आई थिंक 1903-1904 के आसपास बना था। कुछ खास अंग्रेज ऑफिसर्स के प्लेजर्स के लिए वो बना हुआ था, एक सर्टेन इसको लिए। आज़ादी के बाद कुछ एक सर्टेन पीपल को वो दिया गया क्लब का मेंबरशिप, और उतने ही लोगों के पास है। ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड, उनके पास वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, वो वहां जाएंगे किसी लंच के लिए, अपने क्लाइंट को लेके गए, बहुत अच्छा कम दाम में हो जाएगा। ओके। तो क्लब हो गया। तो मतलब क्लब में एंट्री कैसे मिलती है? एंट्री एक तो या तो आप फाउंडर हैं तो मिलेगी, या किसी ने मिलके तो बनाया होगा ना, मेंबरशिप लिया होगा। जैसे मंदिर में लिखा होता है कि ये मंदिर बनाया है फलाने 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 सिंह ने, इतना इतना चंदा दिया था। वैसे ही आप क्या करते हैं, आप उसमें से सब्सक्रिप्शन का फी देते, मेंबरशिप का फी देते कि ये लो, मेरा ये लाइफ टाइम का मेंबरशिप का फी है। जैसे आपके पास एक क्लब महिंद्रा करके हॉलीडे आता है, मैं आज क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, यही समझाने की चीज है, और क्या है, बाकी अकाउंट्स तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। जैसे क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप होता है, क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप में क्या होता है, वो बोलते हैं जो पुराने हैं वो तो ही, अगर आपको ज्वाइन करना है अगर लाइफ टाइम के लिए तो आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है। 10 साल के लिए ज्वाइन करना है तो 2.5 लाख रुपए देने होंगे, 5 साल के लिए ज्वाइन करना है 1.5 लाख रुपए देने होंगे। तो इससे मिलेगा क्या, क्लब महिंद्रा की जो प्रॉपर्टी है वहां आप कभी भी जा सकते हैं, वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। आई एम नॉट सेइंग क्लब महिंद्रा एक ये है एनपीओ है, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्लब काम करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्लब भी तो काम करते हैं। क्या कि वो अगर मान लेते हैं क्लब चलेगा कैसे, मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग, मान लेते दिल्ली जिम खाना क्लब है, ये चलेगा कैसे, एग्जिस्टिंग से ही तो नहीं चलेगा ना, उसको तो और भी तो लोग जोड़ने होंगे ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, हैवी फी लगा दिया, मेंबरशिप के लिए इतना लगेगा। ठीक है। अगर आप मेंबर नहीं है तो आप जब वहां पे डिनर करने जाओगे तो आपको ज्यादा कॉस्ट लगेगा, हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे महर्षि मेही का एक आई थिंक बिहार में चलता है, वो एनपीओ है, वो क्या करती है, ये बेचती है बेचती नहीं है, सॉरी माय बैड, वो ना मैगजीन निकालती, मैगजीन सब्सक्राइब करो, मैगजीन आपको सस्ते में मिलेगा, लेकिन उनसे उनका भी प्रॉफिट हो जाता है। उसमें बहुत सारे सत्संग प्रवचन लिखे रहते हैं, आप पढ़िए, और जो आप पैसे देते हैं उनसे उनका भी बेनिफिट हो जाता है। ये बात तो सही है। तो सब्सक्रिप्शन भी एक तरीके का क्या है, एक तो मेंबरशिप लेने का तरीका है सब्सक्रिप्शन। एक चीज बताओ, जो मेंबरशिप हमने लॉन्ग टाइम के लिए लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक तरीके का कैपिटल रिसीट है कि ये लंबा चलेगा। और जो मान लेते हैं कि हो सकता है ना कि ये तो हो गया मेरा, एक साथ मैंने इतना मेंबरशिप दिया, लेकिन एनुअली भी आपको इतना 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 मेंबरशिप फी देना पड़ेगा, हो सकता है जैसा रूल बना है वैसा चलेगा। तो जो एनुअली हम दे रहे हैं वो क्या हो गया, वो उस साल के लिए रेवेन्यू टाइप का चीज हो गया। अब आप समझो, एक होता है कैपिटल रिसीट, दूसरा रेवेन्यू रिसीट। जैसे कैपिटल रिसीट मतलब वैसे रिसीट जिसका कि यूज हमको मोर देन 1 ईयर में होगा, रेवेन्यू रिसीट मतलब जिसका इसी साल खत्म हो जाएगा। ठीक है।
सेम वे आप, इसलिए तो आप जो गुडविल है, या फिर छोड़ो ना, आप कोई भी जो हैवी मशीनरी परचेज करते हो, फिक्स्ड एसेट परचेज किया, उसको पीएल में क्यों नहीं दिखा देते हो? क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है, वो कैपिटल एसेट है, उसका यूज एक से ज़्यादा साल में होगा। लेकिन आपने स्टॉक खरीदा, इसको आप फिक्स्ड एसेट में क्यों नहीं दिखा देते? इसी साल क्यों खत्म कर देते हो? क्योंकि वो इसी साल एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसका यूज इसी साल तक है, एक सर्टेन पीरियड तक ही है। तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट इसी तरीके से होता है। कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट भी ऐसे होता है। मान लेते हैं आपने किसी रिपेयर में मेजर रिपेयर करवाया, वो कैपिटल पेमेंट है भाई, मेजर रिपेयर करवाया, ये कई साल तक चलेगा। लेकिन एक छोटा मोटा कुछ नट खुल गया था, उसको कसवा दिया, ये रेवेन्यू पेमेंट है, क्योंकि कसवाया, ख़त्म करो ना, इसी साल इसको ख़त्म करो। समझ रहे हैं? तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का अंतर। इसी तरीके से यहाँ भी तो कैपिटल रिसीट होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा। जैसे सब्सक्रिप्शन फी इज रेवेन्यू रिसीट, लेकिन लॉन्ग टर्म मेंबरशिप फी इज कैपिटल रिसीट। जैसे किसी पर्पस के लिए, जैसे हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको डोनेशन आया, कैपिटल रिसीट, ठीक है। जनरल डोनेशन आया, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। इसी का जब पेमेंट करोगे तो कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, और ये हो जाएगा। यहां तक समझ में आई? आइए की फीचर देखते हैं इसके क्या क्या है। की फीचर क्या है कि गवर्निंग बॉडी एक इलेक्टेड कमेटी बनती है। इसमें ना जैसे कि डायरेक्टर नहीं होते या फिर आपके शेयर होल्डर नहीं होते, इसमें क्या होते हैं? ट्रस्टी, या होते हैं चेयरमैन। ट्रस्टी और कौन होते हैं वहां पे? कुछ इसमें सुनते होंगे ना कई कई मूवी, पुरानी मूवियों में, कि ये तो ट्रस्टी का बेटा है, ठीक है। ट्रस्टी व्हाट? ट्रस्टी इज अ हेड ऑफ ए ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट क्या चला रहा है? आपको कोई कॉलेज चला रहा है जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए है, उसमें प्रॉफिट नहीं लेंगे, जो ठीक है फी वगैरह लेंगे वो उसी में लगा देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो उसको चला रहा है उसको सैलरी नहीं देंगे। अरे भाई, मैं अपना, मेरे बाल बच्चे कैसे पलेंगे? मैं मान लो मैंने एक ट्रस्ट खोला है, ठीक है, ये ट्रस्ट प्रॉफिट नहीं करेगी, लेकिन मैं अपना जो टाइम लगा के इसमें काम कर रहा हूं, मेरी तो सैलरी तो देगा। हाँ, सैलरी देगा, ओके। खर्चे काटने के बाद अब आप समझ पा रहे हो कि बड़े लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं। सारी पैसे सैलरी में, ठीक है। ट्रस्ट है, टैक्स का बेनिफिट है, सारे पैसे सैलरी में, ठीक है। पर्पस क्या है? विदाउट मोटिव, विदाउट प्रॉफिट मोटिव इसको करना है, ठीक है। फोकस किस पे करता है? सोशल, कल्चरल, एजुकेशन और कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम पे। सोर्स ऑफ फंड, डोनेशन आ सकता है, ग्रांट आ सकता है, जब गवर्नमेंट देगी तो उसी को क्या बोलेंगे? ग्रांट बोलेंगे। मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन आ सकता है। यूज ऑफ फंड, ये टुवर्ड्स एक्टिविटी दैट बेनिफिट्स कम्युनिटी, ऑप्टेड सोनली टुवर्ड्स एक्टिविटी, मतलब सिर्फ उसी एक्टिविटी के अगेंस्ट में आप उसको यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप, मान लेते हैं आपके पास मेंबरशिप आ गया किसी क्लब का, क्या आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं, अनलेस अंटिल वहां पे ये नहीं है, क्या बोलते हैं, लॉ में लिखा हुआ नहीं है। बट जनरली मेंबरशिप जो है वो पर्सनल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, और सेल नहीं किया जा सकता है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब ये एनपीओ अलग है, इसके मेंबर अलग हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट बताइए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो नॉन एनपीओ हैं, अर्न प्रॉफिट, इसका सर्विस प्रोवाइड करना। फंड को क्या बोलते हैं? इसको ऑनर्स फंड, इसको कैपिटल फंड बोलते हैं। प्रॉफिट को क्या बोले? सरप्लस। लॉस को क्या बोला? डेफिसिट। स्टेटमेंट, जो हम क्या बनाते थे? पीएल बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। तो पीएल, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट। और एक अकाउंट और यहां बनता है, कैश अकाउंट, जिसमें कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसको बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? जितना कैश आया, चाहे कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू हो, सारा कैश का ट्रीटमेंट जहां पे होगा, एक जो लेजर बनेगा वो होगा, जिसको कैश अकाउंट बोलते हैं ना, उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोल दो। ये तीनों को जब एक साथ बनाएंगे तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर बोल दो। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट रहेगी। अब आते हैं स्पेशल अकाउंट, स्पेशल ट्रीटमेंट।
बताओ ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होगा? सब्सक्राइब करते हो कैसे? जैसे आपने कोई मान लेते आपकी सीएस की मैगजीन सब्सक्राइब करी, तो ये क्या है? आप महीने महीने पैसे दे रहे हो या फिर सालाना एक बार दे दिया, आपको हर एक महीने पैसे आ रहे हैं, यही है ना सिंपल। सब्सक्रिप्शन फी क्या होगी? एक तरीके का रेवेन्यू रिसीट होगी। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मैथमेटिक्स से, सिंपल, जोड़ घटाओ गुना भाग। XYZ स्पोर्ट्स क्लब हैज फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन 24-25 के लिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 1,50,000 बटा प्लस 1,50,000, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 5,000 1/4/24 को। मुझे बताओ अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 5,000 का, तो ये 5,000 इस साल रिसीव हो गया होगा। जनरली तो यही बोलता है अनलेस अनटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,50,000 में क्या है, प्लस 5,000 है पुराने साल का, इस साल का 1,45,000 रिसीव हुआ, इतना ही है ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रह गया 8,000 का। भाई ये तो रिसीव हो गया, लेकिन मुझे बताओ जो मैंने अर्न कर लिया है उसको इसी पीरियड में दिखाएंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं? ये तो पुराने साल का था, ये तो पुराने साल का था, ये इस साल का तो इनकम है ही नहीं। मुझे इस साल के इनकम निकालने हैं, तो ये तो इस साल का था ही नहीं। इस साल का कितना था? 1,45,000 ही था, लेकिन मैंने 8,000 रुपया और आना है, ये इसी साल का है। जैसे ये 5,000 रुपया पिछले साल का होता, पिछले साल के इनकम में बुक था, लेकिन आउटस्टैंडिंग था तो वो इस साल रिसीव हुआ, इसीलिए उसी तरीके से ये 8,000 भी तो इसी साल का है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, ये अगले साल रिसीव हो जाएगा। बोला अच्छा ठीक है। एडवांस में रिसीव हुआ 3,000, बताओ इसमें क्या हुआ था? अच्छा अभी तक में मैं बोलूं कि मेरा इस साल कितना सब्सक्रिप्शन का इनकम हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? $1,53,000 करेक्ट है? इतने से समझ में आ गया? इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं? देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड देखो माइनस ओपनिंग किया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। करेक्ट है? करो ना, 1,50,000 माइनस 5,000 प्लस 8,000, सिंपल ना, मैथमेटिक्स कॉमन सेंस। अब ओपनिंग एडवांस बोल रहा है, कहां गया? ओपनिंग एडवांस था 3,000 रुपया। ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल 3,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला था जिसको कि इनकम बुक नहीं किया होगा। पिछले साल 3,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला था जिसको बुक नहीं किया होगा, तो कैश तो मिल गया होगा, लेकिन वो इस साल का इनकम है, तो जोड़ो। और क्लोजिंग एडवांस है 2,000, मतलब ये जो 1,45,000 जो मिला ना इस साल, इसमें से भी 2,000 रुपया अगले साल का एडवांस है, इसको माइनस कर दो। टोटल कितना हो गया? 1,53,000 प्लस 3,000 1,56 माइनस 2 1,54। ये इस साल जाएगा आपके रिसीट में, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस, ये झूठ मूठ के रखने की जरूरत है क्या? नहीं, कॉमन सेंस लगा लिया ना, कॉमन सेंस लगा लिया, आ गया इतना,
बताओ, आ गया ना? क्या करना था इसमें? कुछ नहीं। एक 1,54,000 क्रेडिट में जाएगा। एबीसी कल्चरल कंसर्न रिसीव 40,000 फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप मतलब 1 साल से ज्यादा, तो इसको क्या करेंगे? ये कैपिटल रिसीट है, लाइफ मेंबरशिप फंड में ट्रांसफर कर देंगे। किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड में। करो ना, एंट्री करो, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फी। तो बैंक भरा, और ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है क्रेडिट में है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में चली जाएगी। एंट्रेंस फी, अगर रेवेन्यू रिसीट है तो क्या करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम हो जाएगा ये। और कैपिटल रिसीट है तो कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, जैसा अभी आपको बताया। डोनेशन एंड लेगेसी। डोनेशन क्या होता है ना, जैसे मान लो आप जनरल डोनेशन दिया। लेगेसी क्या होता है? किसी आदमी ने बोला क्या कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी की पूरी संपत्ति इस ट्रस्ट को चली जाएगी, वो लेगेसी होती है। ड्यूरिंग द ईयर एनपीओ जनरल डोनेशन 50,000, ये कहीं भी है, इसको आप क्या इनकम मान सकते हो? हाँ। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर स्पोर्ट पवेलियन, पवेलियन बनाना है स्पोर्ट्स का 1 लाख, ये स्पेसिफिक है, तो ये आपको स्पेसिफिक पर्पस में यूज होगा अगर मान लेते हैं। और इस पे जो इनकम हुआ वो भी स्पेसिफिक ही, उसको फंड अलग से लिखा जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? 1 लाख प्लस 5,000, ये देखो 1,05,000 का रिसीव हुआ, 90,000 खर्चा किया, तो बाकी का पैसा स्पोर्ट्स पवेलियन क्रेडिट में खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? 90,000 रिड्यूस पवेलियन कॉस्ट पर 90,000। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सेल प्रोसीड है, ये क्या है? रेवेन्यू है, ठीक है, बेचा खत्म हुआ। ट्रीटमेंट सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। ओल्ड फिक्स्ड एसेट क्या होगा? ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ओल्ड फर्नीचर 10,000 का था, 12,000 में सेल किया, तो फर्नीचर 10,000, जैसा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्री होती है। और जो 2,000 है वो इनकम पीएल में चला जाएगा, पीएल की जगह इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। गवर्नमेंट ऐड आया, सेंट्रल ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 25,000 का, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं लिखा है किस पर्पस के लिए, तो रेवेन्यू रिसीट है, क्रेडिट टू आई में। और अगर किसी पर्पस के लिए हुआ है तो उसी तरह से कैपिटल फंड आप बनाओगे। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल, ये जो कंज्यूमेबल है ये कहाँ जाएगा? ये आप पीएल में डाल दो, पीएल की जगह यहाँ क्या बोलते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो, खत्म। ये बोल रहा है XYZ रन क्लब रन अ कैंटीन, ये है, तो बोलता है क्या कि इसका रिजल्ट बताओ क्या हुआ? सेल 80 में से 50 में से 10 में से 5, 50 10 60 5 65, 15,000 का क्या होगा? सरप्लस होगा, ठीक है। और ये कैंटीन चलाता है, मान लेते हैं कि ये कैंटीन एक अलग ब्रांच है, इतना का इतना हम इनकम फ्रॉम कैंटीन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? पीएल में, आई अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि ये जैसे कैश अकाउंट होता है वैसे ही कैश अकाउंट की तरह बनेगा, ठीक है। देखो कैश अकाउंट में क्या होता है, ऐसे ही तो होता है। अगर आपको यहाँ पे सपोज कीजिए कैश अकाउंट, ये बैंक अकाउंट बनाना होता है, तो कहते हैं टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू इस तरीके से मेंबरशिप फी आता, टू ये देखो लाइफ मेंबरशिप फी। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है तो बैंक टू सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फी आता है बैंक टू इंटरेस्ट फी। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू का बाइफर्केशन नहीं करेंगे, इसमें सारा लिख देंगे। अब इसके बाद जब हम आई बनाएंगे ना तो उसको फिर अलग अलग करेंगे। अच्छा ठीक है, ये है जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, ये सीधा का सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लीगेसी है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये जनरल डोनेशन है, ये आई में जाएगा। वो आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा। देखो ये दिया हुआ है, ये रिसीट पेमेंट। इसमें रिसीट पेमेंट कैसे बनेगा? कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में नहीं बनाने वाला, कैश बना दो, उसके बाद लिख देना ऊपर में, यहाँ पर रिसीट, यहाँ पेमेंट लिख देना, या रिसीट एंड पेमेंट लिख देना, ठीक है। इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट होगा। एक इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा? वैसे जैसा आप सेल करते हैं, यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन रिसीट आपका सेल है ना, बाय सेल करते थे, टू और एक्सपेंसेस करते थे। सिर्फ यहाँ क्या है? प्रॉफिट की जगह सरप्लस लिखा हुआ है। बताओ ये बाय लाइफ मेंबरशिप क्या है? अरे रेवेन्यू वाला पार्ट। अगर मान लेते कि 30 साल के लिए दिया हुआ है तो 1 साल का जो अपोर्शन वैल्यू होगा वो तो यहाँ पे डालेंगे, वो चीज। ये सारे रेवेन्यू वाले आएंगे, ओनली रेवेन्यू, और इधर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसी तरीके से बैलेंस शीट कैसे बनेगा? जो जैसे नॉर्मल बैलेंस, इधर आप लायबिलिटी लिखते थे,
इधर आप करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, इधर क्या फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, वो सब लिखते थे, वैसे ही तो है। इसमें क्या दिक्कत है, सिर्फ नाम ही तो चेंज हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया। अब बताओ, ये रियल नॉमिनल पर्सनल कुछ करना है, अरे आप रट लो, मेरे को एसेट लायबिलिटी ज़्यादा समझ में आती है। स्ट्रक्चर क्या है, कैश बुक का है, रिसीट पेमेंट का, इसका पीएल है। ऑब्जेक्टिव, कैश का समरी, इसका एसेट नेट रिजल्ट। ओपनिंग बैलेंस, इसमें रहेगा क्या, इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग, पीएल में ओपनिंग जाता है क्या, नहीं सर। डेबिट, अब ये फलाना ढिमकाना, ये सब आपको पता है कैसे क्या लिखना है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर का भी ये किसके बेसिस पे बनता है, इनकम, अभी मैंने बताया कैश अकाउंट जो रिसीट पेमेंट अकाउंट है उसके बेसिस पे बनाएंगे, और पीएल ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ सिवा एंटरटेनमेंट ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ये क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और क्या बच गया आपको इसमें, सीनियर सिटीजन क्लब, ओहो क्या बात है, सीनियर सिटीजन क्लब, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म। तो कुल मिला के बात ये हुई अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में क्या बात हुई, आपकी पूरी की पूरी कोर्स खत्म हो गई। कल मैं एक एनपीओ का एक क्वेश्चन करा दूंगा, कोई भी एक क्वेश्चन एक देखेंगे, इसमें कोई बड़ा सा एक क्वेश्चन लेके मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। और ये आपकी अकाउंट्स की सिलेबस आज खत्म हो गई है। मैं आपको अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने जर्नल लेजर पढ़ाने में और फाइनल अकाउंट पढ़ाने में इतना टाइम क्यों लिया। बिकॉज क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका सब कुछ था। ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आप इस वीडियो के लिंक में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भरिए, भरने के बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज देने के बाद आप देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और अच्छे से अपना तैयारी को और भी हायर कीजिए, सो दैट आप अच्छे मार्क्स से पास हो चुके। चलिए बाय, मिलते हैं कल लास्ट क्लास होगा अकाउंट्स का।